सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ। आप आज़ाद डिजिटल का वो पॉडकास्ट देख रहे हैं जिसमें आज हमने खालिस्तान मूवमेंट पे मोर स्पेसिफिकली बात करनी है, क्योंकि एक न्यू वेव जो है प्रोटेस्ट की जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस एपिसोड में मेरा साथ देंगे एक बार फिर अहमद हसन अरबी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अहमद भाई, आज हम इस पर बात करेंगे चूँकि ये जो अखबारों में आना शुरू हो गया दोबारा से खालिस्तान का मामला जो है वो उठ रहा है। कनाडा में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, तो ये तो बहुत थम गया था, लोग समझ रहे थे शायद रिजॉल्व हो गया है या बैठ गया है। ये अब दोबारा जो वेव शुरू हुई है, इसकी क्या वजह है? अच्छा देखें, सलमान भाई, इसको समझने के लिए हमें इंडिया की डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ालिस्तान की जो अभी करंट आपको ये जो रिसर्जेंस हुई है इस कॉन्सेप्ट की, इस आइडिया की कि सिखों का एक अलहदा मुल्क होगा जिसको वो खालिस्तान का नाम देंगे, जो कि इंडिया से अलहदा होगा, इसको समझने के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा इंडिया की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडिया की हिस्ट्री का ये है कि पिछले 2000-2500 साल की अगर आप इंडिया की तारीख देखें तो इंडिया हमेशा से एक स्टेट्स का मजमूआ रहा है। वो कभी भी एक यूनियन के तौर पे नहीं रहा ऑन इट्स ओन। छोटी छोटी रियासतें होती थी, राजे महाराजे आपस में लड़ते रहते थे, आपस में उनके बच्चों की शादियां हो जाती थी तो अलायंसेस हो जाते थे, वरना ही आपस में लड़ते रहते थे। दुनिया के ऊपर इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, कोई दुनिया में इनको जानता नहीं था, कोई दुनिया में इनका मकाम नहीं। अभी भी इंडियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी स्टेट्स में है। स्टेट्स में बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 1000 साल पहले मुसलमान आए टर्किक रूट से। ओके। यानी अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया वाली साइड से, इस एरिया से, पाकिस्तान जो इस वक्त का आजकल का है, और फिर पंजाब और इन एरिया से होते हुए इंडिया में दाखिल हुए। और उन्होंने इंडिया को रूल किया, उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया, क्योंकि मुसलमानों की एक कलेक्टिव साइकी होती थी, एक छोटा सा दारुल खुलाफा और बहुत बड़ी रियासत। जी ठीक है, हमेशा से खुलफा राशिदीन के दौर से आप आगे चलते हैं, फिर ऑटोमन्स, हर जगह के ऊपर मुसलमानों का ये जो इंट्रिंसिक कलेक्टिव साइकी के अंदर मॉडल ऑफ गवर्नेंस था वो ये रहा था। तो वो कहते हैं कि इंडिया के लिए इट हैज ऑलवेज टेकन अ मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया। और 1000 साल तक जो भी मुसलमान रूलर आता था उसका अल्टीमेट गोल, जो ऑब्जेक्टिव होता था, वो यही होता था कि मैंने पूरे इंडिया को यूनाइट करना है और इंडिया पे हुकूमत करनी है। और मुसलमानों ने फिर इंडिया को इंडिया बनाया। मुस्लिम इंडिया वाज द इंडिया जिसको दुनिया से जिससे दुनिया फिर मुतारिफ हुई, जो कि दुनिया की ट्रेड में 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, विच वाज द गोल्डन स्पैरो ऑफ द वर्ल्ड, जब गोरों ने इसके ऊपर हमला किया और फिर इसको कॉलोनी बनाया। क्योंकि मुसलमानों की जो कलेक्टिव साइकी थी वो रियासतों को जोड़ के रखने के ऊपर थी। ठीक है। ऑन इट्स ओन इंडिया तो हमेशा से रियासतों का मजमुआ रहा है, एक यूनियन नहीं रहा कभी। सिर्फ पिछले तकरीबन अब से जब 1947 के बाद गोरे छोड़ के गए हैं, उसके बाद से इन्होंने पहली दफा अपनी हुकूमत बनाई। ठीक है। विच इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ नेचर। इन रियासतों को इकट्ठा रखना इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ नेचर। और 1000 साल की जो गुलामी आपको करनी पड़े ना, आपका डीएनए तब्दील हो जाता है, आपके डीएनए में खौफ बैठ जाता है, एहसास कमतरी बैठ जाता है। अब ये इंडियंस जो हैं जिसको हिंदी जुबान कहते हैं, वो बेसिकली तो उर्दू है, वो मुसलमानों की दी हुई है। इनकी तहजीब, इनका तमद्दुन, इनका कल्चर, इनकी हर चीज़, इनके जो बिल्डिंग्स, इनके मॉन्यूमेंट्स, इनकी तारीख, वो सारी मुसलमानों की दी हुई है। तो अब जब इंडिया बन गया तो इन्होंने इंडियन यूनियन को इकट्ठा रखना था। इसमें भी ये इनका जो एक इंट्रिंसिक माइंडसेट है वो ये है कि ये कहते हैं कि ये हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ है। अब 47 में पाकिस्तान का बनना वो यही था कि इनकी माँ को चीर के एक मुल्क मार से वजूद में आया। ठीक है, तो पाकिस्तान के वजूद को तो ये कबूल नहीं कर सकते। ठीक। और दूसरी बात ये कि जितने भी लोगों ने हमेशा इंडिया के ऊपर हमला किया और इंडिया को रूल किया, चाहे 2000 साल पहले से भी आप पीछे चले जाएं, आर्यंस के दौर में भी चले जाएं, तो आए सारे इसी टर्किक रूट से थे। राइट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ इन इलाकों से होते हुए, और पंजाब उसी रूट के अंदर लाया करता है। ठीक है। इंडियन पंजाब। और सिख एक मार्शल रेस भी है। इंडिया की आपने देखा है कि रॉ के अंदर भी, इंडिया आर्मी के अंदर भी, या तो गोरखाज हैं या सिख हैं, और इन दोनों को अगर आप निकाल दे तो पीछे कबाड़ बचता है। सही है। बिपिन रावत जैसे कार्टून्स बचते हैं। हाँ। ठीक। हाँ। सो इनकी जो ब्राह्मणाइज्ड एलीट है, इंडिया की जो ब्राह्मणाइज्ड एलीट है,
वो शुरू से सिखों को तो अपने साथ रखना चाहते थे, क्योंकि सिख इनका बॉर्डर भी संभाल के बैठे, इनकी फौज भी संभाल के बैठे, और इनको क्रॉप भी सबसे ज़्यादा सिख देते थे। लेकिन इनके दिलों के अंदर खौफ था कि ये सिख हमारी हेजेमनी को चैलेंज करेंगे। राइट, ठीक, वो इनके अंदर एक खौफ था। यानी एक तरफ सिखों की डिपेंडेंस है, दूसरी तरफ सिखों का खौफ है कि एक हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तो सिख हमारे कास्ट सिस्टम, ये जो इनका एक ब्राह्मण, एक छोटी सी एक एलीट है जो कि पूरी हिंदू सोसाइटी को फिर रूल कर रही है इंडिया में, जो कि 52% दलित्स को इंसान ही नहीं समझते। अच्छा, अब वो सारा मामला, इनकी वो पूरी एक तारीख है कि 47 से ऑनवर्ड्स वो सारा चलता रहा। इन्होंने सिखों को राइट नहीं दी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 12B, जिसके मुताबिक सिखों को ये अलहदा मजहब ही नहीं, सिखिज्म को समझते। ये कहते हैं ये एक ब्रांच है ऑफ हिंदुइज्म, लॉन्ग बियर्डेड हिंदूज हैं। ओके, ठीक है, उनको वो समझते नहीं है। अच्छा, अब 70s के अंदर खालिस्तान अपने 80s के अंदर बहुत टॉप पे, पीक पे था एक, और उसके बाद फिर इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, वुडरोज करके सिखों को बिल्कुल कत्लेआम एक किया। हिस्टोरिकल करेक्शन करते चलें। ये कहा जाता है कि ये जो मुसलमानों के लिए अलग मुल्क 47 में जहाँ ये एक तहरीक चल रही थी, तो दूसरी तरफ पंजाब की आज़ादी की तहरीक भी जो है वो पैरेलल चल रही थी। इसमें कितनी जो है वो सदाकत है? अच्छा, इसमें 47 में जब ये सारा पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन का ये मामला चल रहा था, गोरे छोड़ के जा रहे थे और यहाँ पे एक नए बॉर्डर्स ड्रॉ होने थे, तो इनके सिखों के जो लीडर थे मास्टर तारा सिंह थे। ठीक है, उनके बारे में सिख ये कहते हैं कि मास्टर तारा सिंह वॉज नॉट अ रियल सिख। ओके, वो जो ब्राह्मणाइज्ड हिंदू एलीट है उसका एक एजेंट था सिखों की सफ के अंदर। ओके, उन्होंने, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी सिखों के पास कि या तो ये पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, या ये इंडिया के साथ मिल जाएं, या ये एज एन इंडिपेंडेंट रियासत एग्जिस्ट करें और दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बने। सिख चाहते थे अलहदा होना, जो पूरा पंजाब का जो बॉर्डर है वो बना, जो इंडियन पंजाब, क्योंकि क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो गई ना, मुसलमान पंजाब में बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठीक है, तो जो ज़्यादातर मुसलमान आप कह सकते हैं कि अगर पूरा इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब को मिलाया जाए, तो जो इस चीज़ को रोमांटिसाइज करते हैं, ऊपर वाला पंजाब और नीचे वाला पंजाब एक ही पंजाब, नहीं, वो इम्प्रैक्टिकल है, वो इम्प्रैक्टिकल है। वो भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि वो शोशा कहाँ से छोड़ा हुआ उन्होंने, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, हमें ब्रीफली सारी चीज़ों को देखना है थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ये है कि इनके जो मास्टर तारा सिंह थे, उन्होंने फिर नेहरू की बातों में आके, या उन्होंने खुद, वो कुछ सिखों का ये कहना है कि वो गद्दार थे, कुछ का कहना है कि नेहरू ने उनको आउटप्ले किया, और उन्होंने सिखों को कहा कि आप इसके साथ, इंडिया के साथ मिलें आपको। और नेहरू के अल्फाज ये थे कि आप हमारे बड़े भाई होंगे। ठीक है, सिखों को ये कहा, पंजाब बड़ा भाई, सिखों को कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई होगा, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। कायदे आजम ने ये कहा कि तुम या तो हमारे साथ मिलो या इंडिपेंडेंट रहो। तो मास्टर तारा सिंह ने कहा कि जिन्ना साहब ये तो, और जो इनकी दूसरी लीडरशिप थी, उन्होंने कायदे आजम को कहा कि ये तो हमें कहते हैं कि आप बड़े भाई होंगे। तो कायदे आजम के हिस्टोरिक अल्फाज, या हमारे कायदे आजम जो हमारा बाबा है, उनके हिस्टोरिक अल्फाज से कि आपने सिखों को, आपने हिंदुओं को महकूम देखा है अभी तक पिछले 1000 साल से, जब ये हाकिम बनेंगे तो बिल्कुल अलग होंगे। और वही हुआ। व्हाट अ विजडम। वही हुआ, जब वो बन गए उन्होंने सिखों को उनके राइट से डिप्राइव करना शुरू। 60s के अंदर इन्होंने एक इंडिया के अंदर सारी रियासतों को जुबान की बुनियाद पे तकसीम किया, सवाए पंजाबी बोलने वालों। अब हम एनालाइज करें कि जो अब हालात बन रहे हैं, और ये जो खालिस्तान तहरीक के नाम से एक नई मूवमेंट का आगाज़ हुआ, और ये कनाडा के अंदर जो बैठे लोग हैं वहाँ ज़्यादा इसको लीड किया जा रहा है, तो अब की सूरत हाल, दोबारा ये जो वेव राइज हुई है, इसकी क्या सूरत हाल है? मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अब उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने ऑपरेशन, जहाँ पे हमने फिर ऑपरेशन, इन्होंने वुडरोज, ब्लैक थंडर, वुडरोज और ब्लू स्टार इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किए। उसके बाद इन्होंने सिखों का कत्लेआम शुरू कर दिया। सिख फैल गए पूरी दुनिया में। साबिक वज़ीर आज़म की कत्ल की कोशिश में भी जो है वो, पहले इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, उसके बाद उसका कत्ल हुआ एज अ रिएक्शन। क्या जरूरत पड़ी थी उस गोल्डन टेम्पल को? ये माइंडसेट है, वही जो इनके दिलों में खौफ है सिखों का, वही जो कि आपकी जो मस्जिद शहीद की थी इन्होंने 1992 में, ये वही एक मैसेज कन्वे करना होता है आने वाली नस्लों तक कि हम आपका मजहब वाइप आउट कर देंगे। ठीक, तो वही वो जो माइंडसेट होता है, वो जो सिंबलिज्म होता है, उसके तहत इन्होंने उनके गोल्डन टेम्पल पे हमला किया कि हम इसको तबाह कर देंगे। 65 की वॉर हुई थी पाकिस्तान की, और यहाँ से हमारे एयरफोर्स ने इंडिया पे अटैक करना था।
तो हमारे जो एयरफोर्स के यहाँ पे हमारे जो लीडर्स थे, हमारे मिलिट्री लीडर्स थे एयरफोर्स के, जो इस ऑपरेशंस को देख रहे थे, उनकी सख्त इंस्ट्रक्शंस थी मुस्लिम फाइटर्स को कि अच्छा, इंडिया में जा रहे हो, अटैक कर रहे हो, गोल्डन टेम्पल को कुछ ना करना। और वो इंदिरा गांधी कि जो इनकी वजीर आजम थी, जिसको इन्होंने चुना कि हम ये इस इंडिया में रहेंगे, उसने कहा गोल्डन टेम्पल को तबाह चढ़ा दिया उन्होंने, चढ़ाई कर दी। हाँ, जब गोल्डन टेम्पल को इन्होंने तबाह किया ना, उस वक्त जो सिख लीडरशिप थी और दुनिया को जो ऑब्जर्व कर रहे थे इंडिया को, उन्होंने कहा था कि जिस दिन पहला गंदे बूट वाला गलीज इंडियन आर्मी का सोल्जर गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुआ था, उस दिन खालिस्तान बन गया था। क्योंकि सिख सब कुछ भूल सकता है, गोल्डन टेम्पल की तबाही नहीं भूल सकता। सो ये सारी जो मूवमेंट थी, इन्होंने इंडिया के अंदर उसको ताकत के जोर पे ख़त्म कर दिया। जो थे डायस्पोरा, वो पूरी दुनिया में फैल गया। उन्होंने, क्योंकि काम करने वाले थे, मेहनती लोग थे, इंट्रिंसिक फाइटर्स से, इन्होंने हर मुआशरे के अंदर अपना मकाम, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने अपना एक मकाम पैदा किया। 2014 में अल्ट्रा फैशिस्ट नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई जी। अब आता है असल जो क्लाइमैक्स है। इनकी हुकूमत आई और इन्होंने आते ही अनाउंस किया कि 2030 तक हम इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, इंडिया फॉर द हिंदूज ओनली। राइट। ठीक है। उसके तहत इन्होंने इंडिया के अंदर या तो जितने भी नॉन हिंदूज हैं उनको मारना था, या उनको हिंदू करना था। ठीक है। ठीक। अच्छा, इसके तहत इनके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, क्योंकि मुसलमानों को तो ये वैसे ही तबाह कर चुके हैं, मुसलमानों को ना तरबियत है, ना हथियार इस्तेमाल करने की आज़ादी है, ना उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ना उनके पास पार्लियामेंट में और ब्यूरोक्रेसी में जगह, उनको तो ये तबाह कर चुके थे। इनको सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस का डर था वो था सिखों से। ठीक है। खालिस्तान जो इंडियन पंजाब के सिख हैं, तो उन सिखों को एक तो उन्होंने इनका कत्लेआम शुरू किया। जो भी सिख राइट एक्टिविस्ट सिखों के हकूक की बात करता था उसको ये मरवा देता था इन इंडिया, बट इन कनाडा ऑल्सो। बिल्कुल ऐसे ये आपने इन्होंने रिसेंट देखी है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, इन्होंने हरदीप सिंह ने, इन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, इन्होंने दीप सिद्धू को मरवाया। और दूसरा ये करते थे कि इन्होंने यहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया यूजेज। जब इन्होंने सिख राइट एक्टिविस्ट को मरवाना शुरू किया तो दे रियलाइज कि असल में जो सिख मूवमेंट है, जो पावर है इनकी, जो वो तो सारी बाहर बैठी हुई है, उसका क्या करें? क्योंकि यहाँ पे तो हम जितने भी सिखों को, मूसेवाला को मरवाया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस की एक वेव बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, दीप सिद्धू को मरवाया और बढ़ गई, अमृतपाल को पकड़ा और बढ़ गई। तो इन्होंने कहा कि हमें उस डायस्पोरा में जहाँ पे सिख इंग्लैंड में, कनाडा में, हमें उनको मर्डर करना, उनको कत्ल करना। ये वो पॉइंट था कि जहाँ पे इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा में मर्डर करवाया, अवतार सिंह खांडा का इंग्लैंड में मर्डर करवाया, और फिर इंडिया की स्टेट ने इसको ओन किया, प्राउडली ओन किया, उनका हमने करवाया, कर लो जो करना। राइट। अहमद, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी का तसलसल हम अगला पॉडकास्ट रखते हैं। ज़रूर। और अगले पॉडकास्ट में हम इस पूरी सिचुएशन का जो अहाता करेंगे वो ये करेंगे कि इस खालिस्तान तहरीक का इस वक्त यूएसए से क्यों ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि इसको पाकिस्तान फ़ंड कर रहा है या पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यूशन में हम इस पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।